टीम येलो एक दफा फिर से कुछ अमेजिंग क्लिप्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो चलिए बगैर किसी तवक्कुफ के शुरू करते हैं। नंबर 1, प्लास्टिक ईटिंग कैटरपिलर्स। क्या आप जानते हैं कि हर साल तकरीबन 30 मिलियन टन प्लास्टिक आपके खाने के टेबल से लेकर आपके मोबाइल फोन के पाउच तक तकरीबन हर चीज ही प्लास्टिक से बनी हुई है। और दोस्तों ये प्लास्टिक हर साल पूरे प्लेनेट को बहुत सारे मसाइल से दो चार करता है। लेकिन 2022 में साइंटिस्ट हैरान और परेशान हो गए जब उन्होंने एक ऐसा सुपर वर्म तलाश कर लिया जिसकी गट के अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया रहता है जो ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जिनसे प्लास्टिक को डिकम्पोज किया जा सकता है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि इस स्पेसिफिक वर्म की इनिशियल लाइफ स्टेजेस यानी जब ये बिल्कुल छोटा सा लार्वा होता है तब ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। और इसको यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनलैंड के मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने एक तजर्बे के नतीजे में दरियाफ्त किया। दोस्तों इन लोगों ने इस सुपर वर्म को एक कनस्तर के अंदर डाला और साथ ही साथ थर्मोपोर की कुछ शीट्स डाली ताकि देखा जाए कि प्लास्टिक को किस हद तक डिकम्पोज किया जा सकता है। और जो रिजल्ट निकला उसने इन्हें शॉक कर दिया। दोस्तों ये एंजाइम जो इस बैक्टीरिया से निकलता है, साइंटिस्ट इसको तलाश करने में लगे हैं और इसे एक्सट्रैक्ट करने में लगे हैं ताकि इसे बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करके प्लास्टिक को डिकम्पोज करके दुनिया का प्लास्टिक का मसला हल किया जा सके। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में वर्म्स को कल्टीवेट करना किसी तौर पर भी पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर इनके पास ये एंजाइम आ जाता है तो अल्टीमेटली फ्यूचर में ये लोग प्लास्टिक के मसले से हल की जाने बढ़ना शुरू हो जाएंगे और यूं दुनिया एक ऑर्गेनिक प्लेस बन सकती है। नंबर 2, द मिस्टीरियस डिक्विस स्फीयर्स। दोस्तों आज से तकरीबन 1500 कबल मसीह से लेकर 300 कबल मसीह तक कोस्टा रिका नामी इस जगह पर बहुत बड़े बड़े स्फीयर्स साइंसदानों को दिखाई दिए। इन स्फीयर्स के डायमीटर की बात की जाए तो ये तकरीबन 2 मीटर तक स्पैन करता है और इसके साथ ही साथ ये तकरीबन 16 टन वजनी स्फीयर्स हैं। दोस्तों ये बड़े बड़े पत्थर जो इस जगह पर मौजूद हैं, आखिर ये कहां से आए, कौन लेकर आया और इन पत्थरों की हकीकत क्या है, ये एक ऐसा मुअम्मा है जो कोस्टा रिका के तमाम साइंसदानों और लोकल लोगों को बहुत ही अजीबोगरीब उलझन में डाले हुए है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद ये पुरानी तहजीब या फिर किसी ऐसी ओल्ड सिविलाइजेशन का गॉड स्टोन है जिसकी ये लोग पूजा करते थे, जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि इसे किसी और मकसद के तहत यहाँ पर प्लांट किया गया। इस तरह के छोटे छोटे स्फीयर्स को कोस्टा रिका के म्यूजियम के अंदर भी रखा गया है। लेकिन बिलाखिर ये बड़े बड़े स्फीयर्स यहाँ पर आए कैसे और इन स्फीयर्स की हकीकत क्या है, ये आज भी एक बहुत बड़ा राज है। नंबर 3, Here in the graveyard। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कब्रिस्तान वैसे ही बहुत ज्यादा वहशतनाक जगह होती है, लेकिन अगर कभी कोई इंसान यहाँ जाना भी चाहे तो दिन के वक्त वो आसानी से जा सकता है क्योंकि रात में यहाँ पर जाना बहुत दिल गुर्दे का काम है। लेकिन दोस्तों एक वाकया ऐसा हुआ जिसने पूरे दुनिया के लोगों को चौंका कर रख दिया। कैलिफोर्निया का एक शख्स सेंट जोसेफ्स कैथोलिक सिमेट्री के अंदर अपनी किसी रिश्तेदार की कब्र पर जा रहा था कि अचानक उसे एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई दी। उसके पास एक ऐसी कब्र मौजूद थी जिसके अंदर से बाल बाहर निकल रहे थे। ये देखकर वो एक लम्हे के लिए तो चौंक गया और उसको यकीन नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहा है। गौर करने पर पता चला कि ये जो कब्र है ये तकरीबन आज से 100 साल पुरानी है और इस कब्र के अंदर जो मुर्दा है वो 6 फीट अंदर गड़ा हुआ है। दोस्तों ये मंजर देखते साथ ही ये फौरी तौर पे कब्रिस्तान की इंतजामिया के पास गया और उन्हें सारे मामले से आगाह किया। अगले दिन दोबारा जब वो सेम कब्र पर गया तो उसने देखा कि वहां पर एक सुराख तो मौजूद है लेकिन इसके अंदर बाल मौजूद नहीं है। पता करने पर उसे ये पता चला कि यहाँ करीब ही एक बहुत बड़ा दरख्त है जिसकी जड़ें इतनी ज्यादा फैल गई थीं कि उन्होंने इस कब्र को एक्सपोज कर दिया था। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 4, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया 19वीं सदी से पूरी दुनिया की नजरों में है। खास तौर पर जब 1938 में यहाँ पर तेल दरियाफ्त हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच गया क्योंकि इस मुल्क के अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा तेल निकाले जाने वाला प्लांट मौजूद है। दोस्तों इस मुल्क की यानी सऊदी अरेबिया की तकरीबन 92% इकोनॉमी को यहाँ की ऑयल प्रोडक्शन ही सपोर्ट करती है। लेकिन दोस्तों हाल ही में सऊदी अरेबिया ने एक दफा फिर से आलमी मार्केट की निगाहें अपनी जानिब मबजूल करवा ली हैं क्योंकि ये लोग 2021 के आखिर में और 2022 के शुरू में एक ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर दुनिया के सामने आए जो दिखने में तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल दिखाई देता है। द लाइन सिटी, जिसके बारे में यकीनन आप लोगों ने सुन ही रखा होगा। ये एक ऐसा डिस्टोपियन रीजन बन सकता है जिसके अंदर करोड़ों रुपए लगाकर एक ऐसे फेलियर को देखा जा सके जिस फेलियर की दुनिया में मिसाल न मिले, या फिर अरबों रुपए लगाकर एक ऐसा यूटोपिया तामीर कर दिया जाए जो दुनिया में पहले किसी ने ना देखा हो। द लाइन सिटी 2 ऐसी सिटीज
पर मुश्तमिल होगी जिसके अंदर ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम अशिया तो मौजूद होंगी ही, लेकिन इसके साथ ही साथ ये ऐसा सस्टेनेबल एनवायरनमेंट होगा जो दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ अपने पैरों पर खड़ा होगा और यहाँ पर सिर्फ वही लोग रह सकेंगे जो इसे अफोर्ड कर सकेंगे। ये एक किस्म का अमीर लोगों की जन्नत वाला मामला होगा, शायद शद्दाद की जन्नत यही हो। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उनका ये मंसूबा कामयाब होगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 5, द डिमिंग स्टार। दोस्तों, शायद आप लोगों ने नोट किया हो, नेशनल जियोग्राफिक पर देखा हो या फिर डिस्कवरी चैनल पर देखा हो कि जमीन के करीब तरीन एक ऐसा रेड कलर का स्टार है जिसे रेड जाइंट कहा जाता है और अक्सर औकात जमीन पर रहते हुए इसे देखा भी जा सकता है। पिछले दिनों ये स्टार अचानक से डिम होना शुरू हो गया और फिर उसके बाद अचानक से ब्राइटनेस पकड़ना शुरू हो गया। अब ये स्टार एकदम से डिम क्यों हुआ और फिर दोबारा से अपनी असल रोशनी इसने कैसे हासिल कर ली, ये एक ऐसा मुअम्मा था जिसने तमाम एस्ट्रोफिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स को एक परेशानी में मुब्तला किए रखा। लेकिन फिर आखिरकार इसका जवाब उन्हें मिल ही गया। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि स्टार की जो कोर है उसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स मौजूद हैं जो लगातार कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस के अंदर मुब्तला हैं जो कि बिलाखिर एक इतना बड़ा एक्सप्लोजन कर सकता है कि ये स्टार एक ब्लैक होल बन जाए और पूरी यूनिवर्स के अंदर कॉस्मिक रेडिएशंस फैल जाएं। लेकिन आखिर इसको इतनी एनर्जी मिल कहां से रही है कि ये एक्सप्लोड हो जाए, इस बारे में साइंस बिल्कुल खामोश है। जबकि कुछ मुसलमान ये मानते हैं कि शायद जिस दिन ये स्टार एक्सप्लोड होगा उसी दिन सूरज सवा नेज़े पर आएगा और कयामत आ जाएगी। आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 6, मॉन्सेल सी फोर्ट्स। दोस्तों, 1940 की दहाई में जब वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि आलमी जंग दोम अपने उरूज पर थी, तब बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स को मार गिराने के लिए समंदर के अंदर ये स्ट्रक्चर बनाए गए जिन्हें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा कारगर तरीकाकार था प्लेन्स को मार गिराने का। लेकिन फिर 1950 के अंदर इन्हें डीकमीशन कर दिया गया और रिटायर कर दिया गया। लेकिन आज भी आपको ये सी फोर्ट दिखाई इसलिए देंगे क्योंकि उन्हें इस जगह पर प्लेस किया गया है एक ऐसे रिमाइंडर के तौर पे जिससे दुनिया इबरत पकड़े और उसे पता चले कि जंग के नतीजे में कितना ज्यादा नुकसान होता है। दोस्तों, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स या इंटरनेशनल एनजीओज ये नहीं चाहती कि लोग यहाँ को विजिट करें, लेकिन इसके बावजूद ये अभी भी समंदर के अंदर मौजूद हैं और लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं और इबरत हासिल करते हैं। नंबर 7, अबैंडन्ड जापानीज अम्यूजमेंट पार्क। नोगासाकी कियागी जो कि जापान के अंदर मौजूद एक इलाका है, यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा फेरिस व्हील और एक रोलर कोस्टर दिखाई देगा जो कि यहाँ के एक पुराने जमाने के अम्यूजमेंट पार्क की 2 बाकी मानदार निशानियां हैं। 10,000 स्क्वायर मीटर के रकबे पर फैला हुआ ये अम्यूजमेंट पार्क तकरीबन 20 साल पहले इसके मालिक की जानिब से बंद कर दिया गया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल मसाइल के अंदर घिरा हुआ था। इसको बंद तो कर दिया गया था लेकिन इस तरह से नहीं कि लोग यहाँ पर आ न सकें। यही वजह है कि बेतहाशा लोग आज भी इस जगह पर आते हैं, तस्वीर लेते हैं और इसकी वाइब को एंजॉय करते हैं। दिखने में आपको ये बहुत ज्यादा क्रीपी लगेगा कि आखिर कौन इस तरह के वीराने में आना चाहेगा, लेकिन दोस्तों ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको वीराना बहुत पसंद होता है और उन्हें ये अट्रैक्ट करता है। दोस्तों, शहरों से लोग इस अबैंडन्ड सिटी की जानिब जाना चाहते हैं और यहाँ पर जाकर बाकायदा वीडियोस बनाते हैं। इसके मालिक ने इसे दोबारा चालू करने की कोशिश भी की, लेकिन चूंकि इस पूरे के पूरे खित्ते को जंग ने आ लिया था और यहाँ की तमाम मशीनरी तबाह बर्बाद हो गई है, इसलिए इसके मालिक को यह सब कुछ नाउमीदी से भरपूर लगा और वो इस अम्यूजमेंट पार्क को दोबारा खोलने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन आज भी लोग यहाँ पर जाते हैं और ये लोगों का परफेक्ट टूरिस्ट एक्सप्लोरेशन सेंटर बन चुका है। लोग यहाँ पर आते हैं, वीडियोस बनाते हैं और इसके साथ ही साथ इस फेरिस व्हील पर चढ़ने की कोशिश भी करते हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में इसे मुकम्मल तौर पे सबोताश कर दिया जाए, लेकिन इस वक्त ये एक ऐसा क्रीपी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से बदरूहों के चीखने की आवाजें दिखाई देती हैं, सुनाई नहीं देती। नंबर 8, ग्रेट ट्रेन ग्रेवयार्ड। अगर तो आप पुराने जमाने की ट्रेन्स को पसंद करते हैं या फिर हिस्ट्री के दिलदादा हैं और अगर कभी आपका बोलिविया चक्कर लग जाए तो वहां पर आप ट्रेन्स का एक कब्रिस्तान देखेंगे जहां पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर ट्रेन्स अबैंडन्ड मौजूद हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि शायद ये किसी दौर में एक ट्रेन म्यूजियम बनने वाला हो या फिर कोई ऐसा स्टेशन जहां पर लोकल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट की दावत दी जा रही हो, लेकिन उन सब ने इसे रिजेक्ट कर दिया और उस दिन के बाद तकरीबन 100 से ज्यादा ट्रेन की बोगियां यहाँ पर अपनी अपनी तारीख बयान करते हुए खड़ी हैं और जंग आलूद हो चुकी हैं। लोग यहाँ पर आते हैं और इन बोगियों के ऊपर चढ़कर तस्वीर लेते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि आखिर इन बोगियों पर इन तमाम सालों में क्या गुजरी कि ये यहाँ पर अबैंडन खड़ी है।
दोस्तों, क्या आपको भी ट्रेन्स देखने का शौक है और खास तौर पे इस तरह की अबैंडन ट्रेन्स? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इसका बहुत ज्यादा शौक है। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।